तो फर्स्ट बिल जो आया था, बिल से भी पहले मैं अगर बोलूं तो हुआ क्या, हमारा अभी सेशन कौन सा था, मॉनसून सेशन। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये जो मॉनसून सेशन है ना, जब ये वर्किंग में नहीं था, मतलब बजट सेशन भी हो चुका था, रिसेस आ चुकी थी, कोई भी हाउस सेशन में नहीं था, तो उस टाइम पर एक ऑर्डिनेंस आता है। ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया था? ताकि जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उसको इंक्रीज करा जा सके। क्यों इंक्रीज करना था? क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ती जा रही है, केसेस बहुत सारे पेंडिंग हो चुके हैं। तो कैबिनेट ने अभी क्या किया, और देखो ऑर्डिनेंस कल ही आपने पढ़ा कि 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स वाला प्रोविजन रहता है। 6 मंथ इसलिए क्योंकि सेशन में हो सकता है 6 महीने का गैप आ जाए, पर लिखा था साथ में 6 वीक्स। ये इंडिकेट कर रहा था कि आपको ये ऑर्डिनेंस क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास करना पड़ेगा जैसे ही हाउस सेशन में आएगा। फाइनली ये पास हो चुका है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ है पहले 34 पर थी, जब 34 लिख रहे हैं तो ध्यान रखना 33+1 है ये जजेस आगे सारे, और 1 आ जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये टोटल जजेस की स्ट्रेंथ पहले थी जो कि 2019 में ऐड करे गए थे। अब उसके बाद अभी कितने हो चुके हैं? 38 का मतलब है 37+1, एक आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 37 क्या रहेंगे? जजेस रहेंगे। अब ये ऑर्डिनेंस जब लाया गया तो अब सेशन का वेट किया जा रहा था, और सेशन कौन सा आया? मॉनसून सेशन। और इसमें क्या किया, ये बिल पास कर दिया गया कि हम क्या चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथ है जजेस की उसको इंक्रीज कर दिया जाए फ्रॉम 34 टू 38। तो यही बिल है। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, अब देखो पीछे ना कई बार मैंने हेडिंग में ना एक्ट लिख दिया होगा सीधे ही, तो मतलब हो चुका है ये कंफर्म, अब लॉ बन चुका है। यहां पर जब लिखा तो बिल 2026 लिखा हुआ है, क्योंकि प्रपोजल तो किसके अंदर था? उस बिल के अंदर ही था। एक्ट इंडिकेट कर रहा है कि अब कानून बन चुका है, पर प्रपोजल कौन से यूज होंगे, जो प्रोविजन होंगे वो तो बिल के अंदर ही लिखे हुए थे। तो यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026, और आगे लिखा है कि प्रपोजल, कि उसके अंदर क्या गया, प्रोविजन प्रपोज करे गए थे, तो उसके प्रपोजल अब आप यहाँ पर देख रहे हो। तो बोला गया कि सुप्रीम, अच्छा एक और चीज याद रखना कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर चेंज किया जाएगा तो वहां पर पार्लियामेंट की एक्ट आएगी, मतलब पार्लियामेंट को कानून पास करना पड़ेगा। बट जब हाई कोर्ट के केस में सेम चीजें आती है तो वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पे प्रेसिडेंट ही अनाउंस कर देते हैं कि कौन वहां पर जजेस आएंगे, कितने ऐड करने कितने नहीं। वहां पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं आती, बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में आती है जब स्ट्रेंथ को आपने इंक्रीज करना होता है। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट है, किसके अंडर लाए गए इसको? तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका संविधान बन चुका है। अब जजेस के लिए भी आपको बड़े सारे रूल्स एंड प्रोसीजर लेके आने थे, तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 के ही अंदर कौन सा आ गया? दैट इज दिस अमेंडमेंट बिल जो 2026 में लाया गया, जो कि अब पास हो चुका है। लास्ट रिवीजन कब हुआ था? जब 34 बने थे 2019 के अंदर। मेन रीजन क्या बताया गया है कि जो पेंडेंसी है केसेस की वो बढ़ती जा रही है। और क्यों बढ़ रही है? एक तो बोला कि हम केसेस को भी रिड्रेस कर रहे हैं फटाफट से, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी केसेस की बढ़ चुकी है कि आप डिजिटली भी क्या कर सकते हो, अपना केस फाइल कर सकते हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जानना आपके लिए जरूरी है। नंबर 1 इज आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 1। यहाँ पर पार्लियामेंट को बोला गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। घटनी तो एक लेवल जब आ जाएगी कि वो सोशल इक्विटी होती है ना, जो जब तक वो अचीव होगी तब जाके कहीं घटाने की बात सोचेंगे कि क्राइम रेट घट चुका है, केसेस आते नहीं है, अटोपियन वर्ल्ड है, तब जाके आप सोचोगे कि कभी घटाने पड़े, पर ऐसा कभी आएगा नहीं सिचुएशन, ये बढ़ेंगे ही हमेशा। पर एक क्वेश्चन मार्क उठा कि ठीक है पार्लियामेंट ने क्या किया, जो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके नंबर को तो बढ़ा दिया, पर क्या 4 जजेस बढ़ाकर ये जो पेंडेंसी है केसेस की ये एलिमिनेट हो जाएगी? तो जो की कंसर्न भी निकल के आ रहा था ना, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहा था, वो यही वाला था कि क्या 4 जजेस आपने बढ़ा भी दिए अगर, तो क्या उससे पेंडेंसी ऑफ केसेस रिड्यूस होने वाली है? होगी तो नहीं,
थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसी के लिए एक बिल अलग से और है, दैट इज ट्राइब्यूनल्स को लेके, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। अभी तक यहाँ तक याद रखना कि इसका मेन रीजन यही बताया गया था कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल नंबर 216 आ जाता है, वहां पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करने की जरूरत नहीं होती। तो इंक्रीज करनी है अगर आपको स्ट्रेंथ, तो वहां पर क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रपोजल लेके आएंगे, लॉ मिनिस्ट्री के पास पकड़ाएंगे, कैबिनेट अप्रूवल देगा, और फिर बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी के जरिए पास करेगी। कल आपने देखी थी डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटी, और उनका कहां कहां पर यूज होगा वो भी उसमें मेंशन करा गया था। तो जहां पर भी मैंने आपको कंडीशन बता दी थी, जैसे एब्सोल्यूट था, इफेक्टिव था, स्पेशल मेजोरिटी थी, उसकी तो आपने याद ही कर ली कंडीशन, तो बाकी सारा कहां पर आ गया, सिंपल मेजोरिटी में। फिर फाइनली प्रेसिडेंट सिग्नेचर देते हैं एंड एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है। तो प्रपोजल कहां से आया, फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर ये तो जुडिशरी का पार्ट आगे, तो ये किसके पास देंगे, जो एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी लॉ मेकर्स, लॉ मिनिस्ट्री आ गई, उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि हाँ स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए अपने को। बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट के अंदर, पहले इंट्रोड्यूस हुआ, फिर डिबेट हुई, फिर मेजोरिटी कौन सी लगी, सिंपल मेजोरिटी। फाइनली जब सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया गया, तो उसके बाद कौन सी एसेंट आएगी, दैट इज प्रेसिडेंशियल एसेंट। इट इज लाइक कि पेपर हो चुके हैं, अब मैंने टॉपर्स निकाल दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन आया, बस वहां पे प्रिंसिपल के साइन चाहिए होंगे, तो प्रिंसिपल यहाँ पर कौन होंगे, प्रेसिडेंट। एंड फाइनली जो एडिशनल जजेस होंगे उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया जाएगा। तो जजेस की स्ट्रेंथ और मेन आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के केस में 124 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, एंड हाई कोर्ट के केस में 216। जजेस की स्ट्रेंथ यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ के जरिए इसको करती है कंफर्म, जबकि यहाँ पे क्या बोला, प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन कर देंगे एज पर आर्टिकल नंबर 216। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी बिल वगैरह नहीं आएगा, सीधा प्रेसिडेंट बोलेंगे कि कितना नंबर लेके आना है, और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो पार्लियामेंट है, क्या ये स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के केस में, पर हाई कोर्ट के केस में पार्लियामेंट फिक्सिंग नहीं कर रही है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या इंक्लूडेड है, तो नंबर 1 पे तो उनका ही काम था, प्रपोजल कौन लेके आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट को भी तो मशवरा चाहिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सजेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल, पर दोनों के ही सजेशन बाइंडिंग नहीं है। मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो दे भी सकते हैं सजेशन, चाहे तो मना भी कर सकते हैं कि आइडिया नहीं है। सेम प्रेसिडेंट के केस में भी है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सजेशन भी दे सकते हैं, चाहे ना भी दे, और जो भी सजेशन दिया जाएगा किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, दोनों ही केसेस में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सेकंड वन इज प्रेसिडेंट। इवोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ, अब 1950 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपने खुद पढ़ा भी कि 2019 में लास्ट टाइम रिवीजन हुआ था, जिसमें 34 जज बन गए थे टोटल, 33+1 का केस बना था। अब देखो ये वाले जो जजेस लिखे हैं ओरिजिनली, मतलब जब वो 1956 का सुप्रीम कोर्ट का जजेस का एक्ट आया था, उसमें कितने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 और 7 जजेस थे उनके साथ, मतलब टोटल नंबर कितना था, 8। उसके बाद चेंज होते चले, 1956 में पहली अमेंडमेंट होती है, जजेस का नंबर इंक्रीज करके 8 से पहुंच गया 10 नंबर पर। 1960 में 13 पहुंचा, 1977 में 17 पहुंचा, 86 में 25, फिर 86 के बाद काफी लंबा गैप आया, एंड 2019 में क्या आ गया, दैट इज 34। 2026 में जो प्रपोजल आया उसमें बोला गया कि 34 से लेके जाना है टुवर्ड 38। बस जो मेन की डिफरेंसेस थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। कंसर्न वही था कि क्या पेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी अगर आपने 4 जजेस भी ऐड करे हैं, और दूसरा ये भी आता है कि ऐड तो करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस तो रिक्वायर्ड है ही। वो याद होगा आपको, एक दिन बोला था इन्होंने कि हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशन दी थी कि कुछ जो दिन होंगे उनको डिसाइड कर लेंगे कि इस दिन सिर्फ पुराने वाले केसेस को उठाएंगे, कुछ दिन को डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर सिर्फ हम फ्रेश केसेस को उठाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी रिक्वायर्ड रहेंगे। हाँ मतलब इतना पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली हुआ है, एक बार काउंट कर लो कितनी बार चेंज हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है, बन जाते हैं कई बार प्री वगैरह के अंदर। तो पहली बार तो ये ओरिजिनल था, इसको चेंज नहीं बोलेंगे, अमेंडमेंट के जरिए दूसरे नंबर वाला आया होगा, तो 1 2 3 4 5 और ये छठे वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इवोल्यूशन होता चला है। फिर आते हैं मेजर कंसर्न। मेजर कंसर्न क्या है कि क्यों ये बिल इंट्रोड्यूस करा गया, तो नंबर 1 इज सिस्टेमिक इश्यूज। बोला गया कि जजेस अगर बिल तो इंट्रोड्यूस कर दिया, पर जो उसको लेके कंसर्न आए, नंबर 1 तो वही है कि जुडिशियल वैकेंसीज कई बार निकलती नहीं है, या अगर निकलती हैं तो पूरी नहीं फिल करी जाती, देन डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं, आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट में भी बहुत सारे डिले होते हैं। और सोचो इतनी बड़ी कंट्री है और सिर्फ 38 जजेस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस को देखेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, एक ये सिंड्रोम याद रखना, अंकल जज सिंड्रोम।
क्या लग रहा है इसको देख के, क्या इंडिकेट कर रहा होगा ये जुडिशरी का? चलो काफी नियर बाय हो, पर ये नेपोटिज्म को लेके है। आपने सुना होगा कि कुछ ही फैमिलीज हैं, उन्हीं की फैमिली से बार बार बनते हैं, उसी के लिए ये टर्म दे दी जाती है, दैट इज अंकल जज सिंड्रोम। तो ये नेपोटिज्म के साथ एसोसिएटेड है। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म तो सभी को ही पता है, बॉलीवुड का नेपोटिज्म सुना होगा आपने, वैसे जुडिशरी में भी नेपोटिज्म है, तो वही नेपोटिज्म की बात हो रही है। सो सेकंड, लॉ कमीशन। लॉ कमीशन क्या करता है? कमीशन इंडिकेट कर रहा है, अपनी रिपोर्ट्स लेके आएगा, उन रिपोर्ट्स के अंदर रिकमेंडेशंस भी होंगी। रिकमेंडेशन लेजिस्लेचर के पास चॉइस है वेदर दे वांट टू इम्प्लीमेंट, और नहीं करना इम्प्लीमेंट तो भी उनकी चॉइस है, क्योंकि वो रिकमेंडेशन है। इंप्लीमेंट करना ना करना वो लेजिस्लेचर की चॉइस रहेगी, जो लॉ बनाएंगे एक्चुअल में। तो यहां पर क्या बोला गया था 18th लॉ कमीशन के अंदर, कि अगर जजेस का नंबर हम सिर्फ अकेला इंक्रीज कर दें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उससे पेंडेंसी एलिमिनेट हो जाएगी, जो आपने बिल्कुल शुरू में भी देखा कि पेंडेंसी रिजॉल्व होना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आप नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर देते हो। तो कंक्लूजन आई थिंक क्लियर है, यही लिखना है आपने भी, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक ऐड करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ट्राइब्यूनल तो हमने बनाए हैं, ट्राइब्यूनल को सेम एफिशिएंसी प्रोवाइड करना जरूरी है जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। कई बार क्या होता है, ट्राइब्यूनल के पास केस किया, मान लो ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली कि ये जो होंगे बिजनेस रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट आएंगे इस ट्राइब्यूनल के अंदर चले जाएंगे। कोई भी डिस्प्यूट आया, मैरिज को लेके कोई डिस्प्यूट आ गया, डाइवोर्स रिलेटेड केसेस, तो वो इस ट्राइब्यूनल के अंदर चले जाएंगे। पर कई बार जो पार्टी होती है जिसने केस फाइल करा होता है, वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते उनके डिसीजन के साथ, तो वो दोबारा से क्या करते हैं, अपील ऊपर वाले कोर्ट में डाल देते हैं, जैसे हाई कोर्ट में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में। इससे क्या हुआ, इससे तो काम और बढ़ गया। आपने ट्राइब्यूनल बनाया था कि काम रिड्यूस होता चले, पर उनको ट्रस्ट नहीं था। जो पार्टी आई थी सामने से, उसने बोला कि नहीं, मेरे को तो हायर जो कोर्ट्स हैं उनमें केस फाइल करना है, तो ऐसे तो अपील्स और बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर यही है कि जो मेन, अगर आपने ट्रिब्यूनल भी बनाए हैं, एडजुडिकेटरी जो कोर्ट्स हैं उनको भी बनाया है, तो उनको भी वैसा ही एफिशिएंट बनाए जैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। ट्रस्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, कि ऐसे ना हो कि वो जो पार्टी है वो सोच रही है इन्होंने दिया डिसीजन, एक बार अपील डाल के दूसरे कोर्ट में भी देख लेते हैं। बाइंडिंग करना जरूरी हो जाएगा इस केस में। फिर फर्स्ट डन, तो ये वाला पास हो चुका है। अब